हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर। देख सकते हैं आप, सामान्य हिंदी का, ठीक है, 2024 का सामान्य हिंदी का वायरल पेपर है जिसका कोड है 301ZF, ठीक है। समय इसका 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले निर्देश पढ़िए। निर्देश में क्या होता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर केवल पढ़ने के लिए 15 मिनट निर्धारित है। 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा खंड का है, ठीक है। अगर इस पेपर को आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 1 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में कटने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहले का शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। विकल्प है आपका पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर शंपूर्णानंद, मोहन राकेश या फिर राय कृष्णदास। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक डॉक्टर शंपूर्णानंद है। कौन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक डॉक्टर शंपूर्णानंद है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, लल्लू लाल की रचना कौन सी है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है। विकल्प पढ़िए, सुख सागर, परीक्षा गुरु, प्रेम सागर या फिर रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की जो रचना है वो प्रेम सागर है। कौन सी है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है। विकल्प देख सकते हैं आप, प्रेमचंद, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल है। कौन है, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। विकल्प देख सकते हैं आप, विष्णु प्रभाकर हैं, राहुल शांकृत्यायन हैं, राम रचवेनीपुरी हैं या फिर रांगे राघव हैं, ठीक है। तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। कौन है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, बाण भट्ट की आत्मकथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। देख सकते हैं आप, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना, या फिर डॉक्टर शंपूर्णानंद ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर संख्या 1 के क्वेश्चन हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 2 में। तो इसमें भी 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। तो ये किस युग की रचना है। क्या ये द्विवेदी युग की रचना है, क्या ये छायावादी युग की रचना है, भारतेंदु युग की है या फिर प्रगतिवादी युग की है। तो कामायनी महाकाव्य छायावादी युग की रचना है। कामायनी छायावादी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है। क्या ये अग्रदास है, तुलसीदास है, नंददास है या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो हम आपको बता दें, तार सप्तक का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे जी ने किया है। तो विकल्प देख सकते हैं आप, क्या 1941 में इसका प्रकाशन हुआ है, क्या 1954 में हुआ है, 1943 में हुआ है या फिर 1947 ईस्वी में हुआ है। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। क्या वो प्रिय प्रवास है, क्या वो भारत भारती है, क्या वो साकेत है, क्या ये फिर कामायनी है, ठीक है। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है। तो द्विवेदी युग की रचना आपकी कामायनी नहीं है। कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो चलिए इसके विकल्प देखते हैं। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध क्या राम भक्ति शाखा से है, प्रेमाश्रयी शाखा से है, ज्ञानाश्रयी शाखा से है या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे है, कृष्ण भक्ति शाखा से। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3। इस पे क्या पूछा जाता है, इस पे दिए गए गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। एक गद्यांश हमसे पूछता है और उसके 5 क्वेश्चन को हमें हल करना होता है। 5 क्वेश्चन पर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है, यानी टोटल आपको 10 नंबर इस गद्यांश के मिलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, गद्यांश पढ़िए, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ये जो हमारा गद्यांश है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है और पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप।
तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हमारा पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिख पाएंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिखित है, पाठ से उद्गृत है, जिसके जो लेखक हैं वो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? इसी से छाट के लिखना है। तो हमारी धरती माता की कोख में जो अमूल्य प्रकार की नदियाँ भरी पड़ी हैं, अपार संपदा भरी पड़ी है, जिससे हमारी धरती माता वसुंधरा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो डॉट पूरी लाइन खींची हुई ना, जितना अंक रेखांकित किया गया इतने की आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है 2-3 लाइनों में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो देख सकते हैं आप, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। तो इससे क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें जो मिट्टियां हैं पृथ्वी में उपस्थित हैं और अगणित प्रकार की धातुओं से हमारी जो पृथ्वी को सजाया गया है, इन सब की हमें क्या करनी है? जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम गद्यांश के उत्तर देते हैं इसी गद्यांश से छांट के। अगला पढ़िए। अगला हमारा जो गद्यांश है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। ठीक है, तो पहले ही पाठ का नाम इसमें आ गया है कि ये अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसके क्वेश्चन पढ़िए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। तो क्या करना है? इन क्वेश्चन को आपको इसी गद्यांश से छांट कर लिखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4, दिए गए पद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये भी कितने का? 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी टोटल आपको 10 नंबर इस पद्यांश के भी मिल जाते हैं। तो पद्यांश पढ़िए। दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो ये किसका है? ये हमारी जो कैकेयी जी हैं, देख सकते हैं आप, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। तो ये हमारा कैकेयी के अनुताप का पद्यांश आया हुआ है, जिसके जो कवि हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं कैकेयी के अनुताप के। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे संदर्भ लिख पाएंगे? तो आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से उद्गृत है और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कितना है? दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? इन लाइनों का आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें क्या है? इसमें आपका जहाँ पे सा शीश से दिया होता है, इसमें क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, और जिसमें सा शीश से नहीं देता उसमें रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पद्यांश का भाव यही है कि कैकेयी ने जो ये पहाड़ सा पाप किया है राम जी को वनवास भेजकर, ठीक है, तो वो क्या करती है? श्री राम को अयोध्या वापस ले चलने का भरसक प्रयास करती है पश्चाताप करके। इसके अथवा में भी एक पद्यांश आया है, पढ़िए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं भी दृष्टि आए, होने न देना विकृत वचना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक व ले गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो ये वाला पद्यांश हमारा पवन दूतिका से है, जिसके जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस पद्यांश से छांट कर इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो पढ़िए। 5वां क्वेश्चन आता है 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शब्द सीमा 80 शब्दों की होती है और ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जो लेखक आए हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय पूछा गया है, APJ अब्दुल कलाम जी का पूछा गया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूछा गया। ठीक है, आपको क्या करना है? इन तीनों के साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय अच्छी तरह से तैयार कर लेना है रचनाओं के साथ। आप आसानी से 5 नंबर ला पाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो देख सकते हैं आप, मैथिली शरण गुप्त जी का पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत जी का पूछा गया, रामधारी सिंह दिनकर जी का पूछा गया। ये भी आपके 5 नंबर के हैं। तो आपको क्या करना है? साहित्यिक परिचय देते हुए कवि का भी जीवन परिचय कर लेना है। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या तो पूछ लेता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, और अथवा में भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है इसका कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में करिए। लेकिन ये
बहादुर और पंचलाइट कहानी फिक्स कहानी है। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल सारांश पूछ लेगा या तो उद्देश्य पूछ लेगा। 5 नंबर इसके आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये आपका फिक्स टॉपिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो खंडकाव्य क्या होता है? जो भी खंडकाव्य आपके जिले में चलता हो, चाहे आपका श्रवण कुमार हो, त्यागपति हो, रश्मि रथी हो, जो भी खंडकाव्य आपके यहाँ चलता हो उसके क्वेश्चन आपको हल करने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र लिखिए, या फिर रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर किसी भी एक सर्ग की कथा वस्तु करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों सेम आ गए हैं, लेकिन क्या है कि इसमें किसी एक सर्ग की कथा वस्तु पूछ लेता है, या फिर नायक का, या फिर कुंती का, ठीक है, या फिर कृष्ण का चरित्र पूछ लेगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके यहाँ जो भी खंडकाव्य पूछा जाता हो उसके भी क्वेश्चन आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्नोत्तर संख्या 8, 8वें का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पढ़िए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकार आशीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन शैवैव आशीत यत कुत्रापि अयम जनानाम दुखिताम पीड़ामपश्य तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थित सर्वविधम सहमस्य अकरोत् प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवाशीत, ठीक है। तो ये जो है ये संस्कृत का गद्यांश है जिसकी ससंदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर आपको इसके मिलते हैं। ये आपके महामना मालवीय वाले पाठ का है, ठीक है। अगला इसके अथवा में भी आया है, हंसराज तदैव परिश्रमध्य आत्मना भागिनोपाप हंसपोतकाय दुहित रक्षमत, ठीक है। तो ये हंसराज वाले पाठ से है, मयूर जातकम जातक कथा के मयूर जातकम वाले पाठ का गद्यांश है, जिसका आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अगला हमारा क्वेश्चन 8वें का खा है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो पढ़िए, नमे रोचते भद्रम व उलोकश्यामि वेचिनम अक्रुद्यश्च मुख्य पश्य कथम कुद्धो भविष्य, ठीक है। तो ये जातक कथा के उलोक जातकम पाठ से लिया गया है। 7 नंबर का संदर्भ सहित अगर आप क्या करते हैं, इस श्लोक का या पद्यांश का अर्थ लिख देते हैं तो 7 नंबर मिलते हैं। ये अगला है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, तो ये किसका है, ये सुभाषित रत्नानी का है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक नंबर का पूछा जाता है, ठीक। 2 नंबर का है, ठीक। एक का लिखना है, तलवार की धार पर चलना यानी मुसीबत मोल ले लेना, टका सा जवाब देना यानी कि मुंह पे मना कर देना, दाल में काला होना यानी कि किसी बात पे संदेह होना। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर संख्या 10। तो इसमें क्या होता है, अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। एक अपठित गद्यांश दे दिया जाता है, उससे छांट के हमें इन क्वेश्चन को हल करने होते हैं। अथवा में भी एक गद्यांश पूछा जाता है जो कि कैसा होता है, अपठित होता है, और इसमें भी क्या दिए जाते हैं, प्रश्न दिए रहते हैं जो कि हमें इस अपठित गद्यांश से छांट के करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वसन और व्यसन का अर्थ लिखिए। तो क्या वसन मीन्स विवश और व्याकुल होता है, कवच और भोजन होता है, वस्त्र और आदत होता है, विस्तार और अवधि होता है। तो वसन मीन्स वस्त्र होता है और व्यसन मीन्स क्या होता है, आदत, इसलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, अम्बुज और अम्बुद का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो चलिए विकल्प देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अम्बुज का अर्थ, अम्बुज कमल का पर्यायवाची है और अम्बुद बादल का। तो विकल्प देखते हैं किस विकल्प में पूछा गया है। तो हमारा पहला विकल्प दिया गया है बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल, ठीक है। तो हमारा अम्बुज मीन्स कमल होता है और अम्बुद मीन्स बादल होता है, इसलिए विकल्प ये वाला तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने। अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र होता है, आकाश होता है। पट मीन्स दरवाजा होता है, द्वार होता है। विधि मीन्स विधाता, विधाता होता है और किसी चीज की रेशमी। नाग मीन्स सर्प या हाथी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करिए। जो आंख के सम्मुख हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, यानी कि इसका शुद्ध हो जाएगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, तो इसका हो जाएगा कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया है। अगला है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो हो जाएगा कृपया अनुमोदन की कृपा करें। 12वां नंबर क्वेश्चन है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण एवं परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव भी बताना है। वीर रस का उत्साह होता है, हास्य रस का हास होता है। उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, श्लेष अथवा
उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण बताना है और ग नंबर पे दोहा और सोरठा छंद की मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण बताना है। ठीक है, 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है या फिर प्रार्थना पत्र लिखना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में भी इसका क्वेश्चन आया है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखे। 2 में से एक करना है, चाहे आप पहले वाला कर लीजिए या फिर अथवा वाला। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध आया है, देश में बेरोजगारी की समस्या पर पूछा गया है, आतंकवाद की समस्या और समाधान पे पूछा गया है, वृक्षारोपण पर महत्व। जो भी आपको निबंध आता हो आप उस निबंध को कर सकते हैं। तो ये था हमारा हिंदी का वायरल हो रहा पेपर। तो आई होप आपको पेपर करना समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।